हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेक्चर में। आज की इस लेक्चर में हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 4 से देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3 तक कंप्लीट कर रखा है। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। आज का जो है हमारा प्रश्न संख्या 4 से होने वाला है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि HCF 306 और 557 का जो है 9 है। यदि LCM आपका जो है 306 और जो है 657 का ज्ञात कीजिए, ये आपसे कह रहा है। तो इसमें देखिएगा बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो हम फॉर्मूला बतलाए थे उसके माध्यम से। जैसे क्या है, हमने बतलाया था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होती है LCM गुने HCF के। ठीक है, इसी फॉर्मूला से हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, इससे आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब कहिएगा ए और बी कहाँ से आएगा। HCF तो हमारे पास पहले से दिया है, लेकिन ए और बी कहाँ से आएगा। तो ए और बी को भी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करेंगे, हमारे पास देखिए ये हमारा जो दिया है ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है जी, बी है। यानी कि पहली संख्या हमारे पास 306 है और दूसरी संख्या हमारे पास 657 है। यानी कि हमारे पास ए दिया हुआ है 306 और हमारे पास बी दिया हुआ है 657 और HCF दिया हुआ है, HCF बराबर 9 दिया है। अब कह रहा है LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से ज्ञात करेंगे। जैसे हमको क्या ज्ञात करना है, तो LCM ज्ञात करना है। तो LCM को रहने देंगे, अगर इसको इधर भेजेंगे तो इधर गुना में है तो इधर आकर के भाग करेगा, यानी कि LCM बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। ये हमारा क्या बनेगा जी, फॉर्मूला बनेगा किसके लिए, तो LCM के लिए। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। ठीक है, HCF हो गया। अब देखिए LCM बराबर हमारे पास ए कितना है, तो 306 है, गुने बी कितना है, तो 657 है, और हमारे पास H कितना है, सॉरी HCF कितना है, तो हमारे पास 9 है। ठीक है, कितना है, तो 9 है। अब देखिएगा इसको और इसको अगर काटते हैं तो 9 तिरका 27 और 9 चौका 36, 9 तिरका 27 3 और 9 चौका 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 34 मर्त में कटेगा। अब हमारे पास जो है LCM बराबर क्या हो जाएगा, 34 गुने 657, क्या हो जाएगा जी, 9 तिरका 27 3 और 9 चौका 36, 34 मर्त में आपका वो कट गया। अब हमारे पास इतना आया है, तो हम लोग क्या करेंगे 657 में जो है सिर्फ हमें अब क्या करना है, 34 से गुना कर देना है। तो देखिए 7 चौके 28, 2 5 चौका 20, 2 22, 2 6 चौका 24, 2 26। ठीक है, और 7 तिरका 21 और 5 15 1 16, 7 तिरका 21 और 5 15 1 16, 6 तिरका 18 1 19। अब देखिए हमारे पास 8 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, और 9 2 11 1 12 1, यानी कि 12,038 आया हमारे पास। तो LCM बराबर हमारे पास कितना आया, 12,038। क्या हो जाएगा जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है LCM निकल गया। यही आपसे कह रहा था कि LCM ज्ञात करिए। अब देखिए अगला है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n क्या है, प्राकृत संख्या। और हमने प्राकृत संख्या के बारे में बताया था कि गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है वो हमारी क्या होती है, तो हमारी प्राकृत संख्याएं होती है। अब देखिए कह रहा है कि 6 का घात जो है n दिया है, अंक 0 पर समाप्त होगा। यानी कि अगर n के जगह पर कोई भी संख्या रखते हैं, कितनाओं भी घात रखते हैं अगर 6 का, तो क्या उसका इकाई अंक जो आएगा वो 0 आएगा। तो हमने क्या बतलाया था, जब तक अभाज्य गुणनखंड करेंगे उस संख्या का जिसके घात में n है, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर 2 और 5 अनिवार्य रूप से आएगा तो संख्या शून्य पे समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल में, यदि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5
अनिवार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। ये रहा उसका कंडीशन, यानी कि किस सिचुएशन में हम कहेंगे कि इस संख्या जो है इकाई स्थान 0 पे समाप्त हो जाएगा। तो ये हमने लिखा कि यदि किसी संख्या का जो है किसी संख्या के आभाज्य गुणनखंड करते हैं में अगर 2 और 5 जो है अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है तो वह संख्या क्या होगी जी, शून्य पर समाप्त होगी। अब देखिए आते हैं इसको देखते हैं। तो हमारे पास दिया है 6 का घात n। अगर हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करें 6 का तो हमारे पास 2 और 3 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 2 नीचे वाला हो गया और इन दोनों का घात इतना है। अब देखिए 2 का घात n गुने 3 का घात n आया, लेकिन इसमें कहीं पे 5 दिखा नहीं दिखा। तो लिखेंगे क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है ठीक है। यानी कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। अतः n के अगर n का किसी मान के लिए 6 का घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्या होगी? तो 0 पर नहीं समाप्त होगी। n का कोई भी अगर घात ले लेते हैं, दुनिया का कोई भी संख्या जो है प्राकृतिक संख्या ले लीजिएगा, तो क्या नहीं होगा, तो उसके इकाई स्थान पे जो है 0 नहीं आने वाला है। ये था आपका प्रश्न। ऐसा प्रश्न जो है हम लोगों ने पीछे भी कर लिया था जिसमें 4 का घात n था। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 6 नंबर है। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 ये जो है भाज्य संख्या है क्यों है। और हमने भाज्य संख्या बतलाया था वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी कि उसमें भाग, यानी कि कोई भी संख्या क्या करे उसमें भाग दे सके 2 से अधिक संख्या, तो वो हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। लेकिन अभाज्य में क्या था, उसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड थे, यानी कि 1 से कटता था और स्वयं से कटता था। लेकिन ये संख्या 1 से भी कटेगी और स्वयं से कटेगी, उसके बाद अतिरिक्त संख्या से कटेगी, तभी हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या हमने दे रखा है ये भाज्य है तो क्यों है, ये हमको बतलाना है। तो अब देखिए पहला हम लोग हल करेंगे। हल में ये वाले को लेते हैं, यानी कि इसको ए पार्ट लेते हैं। हमारे पास 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है। अब हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, ये तो गुना में है तो एगो संख्या है और ये भी हमारा एगो संख्या है, ये प्लस 2 गो संख्या को अलग अलग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो 7 अलग है 11 अलग है, लेकिन ये गुना है, तो जब गुना होगा तो एक ही संख्या बनेगा। तो अब इसमें से देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर 13 हम लोग कॉमन ले लें, 13 कॉमन ले लें तो यहाँ से 13 हट जाएगा और यहाँ से 13 हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 7 गुने 11 गुने, या जब 13 को ले लिया तो 13 में कुछ बचा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है प्लस का कितना हो गया, प्लस का यहाँ से 13 हट गया तो प्लस का 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 13 हमारा रहेगा, 13 हमारा रहेगा गुने, ये कोष्ठ का मतलब गुना हो गया, और 11 से कितना हो जाएगा 77। हमारे पास 11 से कितना हो जाएगा तो 77। अब देखिए अगर कोई संख्या जैसे क्या है कि 13 है गुने 77 है, कोई ना कोई यहाँ पे संख्या आएगी, इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो वो संख्या तो खुद से कटेगी, और कोई भी संख्या यहाँ पे आएगी वो 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। 2 संख्या से तो खुद कट गई, और यहाँ पे 13 से भी कटेगी और 17 से भी कटेगी, क्योंकि इन्हीं के दोनों के गुना करने के बाद वो संख्या प्राप्त हो रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं क्योंकि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 का के
13 के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। और हमने दिखा दिया कि क्यों ये जो है आपकी भाज्य संख्या है। यही पूछ रहा था कि आप ठीक है भाज्य संख्या है कि नहीं है, लेकिन आप दिखाइए। वो पहले ही कह रहा था कि भाज्य संख्या क्यों है, यानी कि क्यों है का मतलब वो बोल रहा है कि भाज्य संख्या है, लेकिन आपसे पूछ रहा है क्यों है, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया जी। चलिए अगला जो है आपका दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है 7 6 5 4 3 2 1 गुना में दिया है सब। तो हमारा बी पार्ट अगर देखा जाए तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस आपका 5 दिया हुआ है। शायद इतना ही दिया है जी, इतना ही दिया है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे उसमें किए तो हम लोग यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि प्लस के बाद यहाँ 5 है, इसमें भी 5 आपका यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे 5 कॉमन लेंगे तो ये तो हमारा 7 ही रहेगा, ये हमारा 6 ही रहेगा। गुने 1 5 हट जाएगा तो 4 3 और 2 1 का गुना कीजिएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा आपका प्लस में प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पे गुना वाला 1 गुना करके हटा दिए हैं उसको। अब देखिए अगर हम लोग 5 गुने अगर इन सब का गुना करना चाहें तो 7 छके 42, 42 चौका कितना 42 में 4 से गुना करना है, 4 दूनी 8, 4 चौका 16 168, फिर 3 से गुना करना है तो 8 तिरका 24, 2 6 तिरका 18, 2 20, 2 3 और 2 5 हो जाएगा। फिर अगर 2 गुना करेंगे 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 0 और 1 100 कितना हो जाएगा जी 108 हो जाएगा। यहाँ पे 108 हो जाएगा और प्लस में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 109 हो जाएगा। 8 और 1 109 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सॉरी 1009 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 2 गो जो है इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, 2 गो ये हो गया। ये संख्या जब गुना होगा तो कोई ना कोई एक सेपरेट संख्या आएगी, वो संख्या खुद से कटेगी, 1 से कटेगी, यानी कि 2 संख्या से तो पहले ही कट चुकी है। लेकिन जब इन दोनों का गुना करेंगे तो इन दोनों से भी वो संख्या कटेगी। तो लिखेंगे चूंकि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 2 1 प्लस 5 के अभाज्य गुणनखंड में के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। क्या है जी, इसलिए यह संख्या जो है आपकी भाज्य संख्या है। अब देखिएगा यहाँ पे 77 1 78 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 77 1 78। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर दिया हुआ है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को जो है 18 मिनट लगता है। यानी कि ये जो है सोनिया नाम की कोई लड़की है जो एक चक्कर यहाँ से घूमेगी, यहाँ फिर आएगी। ये कौन आएगी जी, सोनिया। तो कितना मिनट लगेगा, 18 मिनट लगेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में जो है रवि अगर यहाँ से यहीं से सेम यहीं से वो शुरू करेगा, कौन, रवि। तो एक चक्कर ये पूरा करेगा तो इसको कितना लगेगा, रवि को लगेगा 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों वे जो है वे दोनों एक ही स्थान से जो है और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। यानी कि यहाँ से एक ही स्थान है, एक ही स्थान से ये दोनों जो है क्या है जी, चलते हैं, दौड़ते हैं। और ये जो है इनका समय अगर देखा जाए तो दोनों एक निश्चित एक ही समय पे दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो कह रहा है कि एक ही दिशा में चलता है। ऐसा नहीं है कि ये इधर भाग रहा है और वो
उधर भाग रही है, ऐसा नहीं है। दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, या तो ए डायरेक्शन में आए या ए डायरेक्शन में, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कितने समय बाद जो है यह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए रवि ने एक चक्कर लगाया, क्योंकि वो कम समय ले रहा है, जब एक चक्कर लगाएगा तो सोनिया कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी। क्या होगी जी, थोड़ा सा कम ही होगी, क्योंकि वो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है। और जैसे ये मान लीजिए कि रवि दूसरा चक्कर लगाएगा तो सोनिया यहाँ पे कहीं होगी, क्योंकि 6 वो 12 घट गई, यानी कि आधा वो घट चुकी है, यानी कि उसके समय जो है बढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों एक ही स्थान पे होंगे, तो वो कौन सा समय होगा वही पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये जितना समझाने लिए समझाने वाला था, लेकिन क्या करेंगे, इसका 18 का और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, और आभास गुणनखंड विधि से हम लोग सीखे हैं, तो हल करेंगे यहाँ पे। अब देखिए 18 का आभास गुणनखंड करेंगे और 12 का करेंगे, तो हमारे पास देखिए 2 9 18 और 3 3 9 और 2 6 12 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे 18 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 का घात 2, और 12 बराबर हो जाएगा 2 का घात 2 गुने 3। हमारा एलसीएम कहिए, तो एलसीएम दोनों में कॉमन 2 भी है और 3 भी है। ठीक है, तो 2 का घात भी 2 है और 3 का घात भी 2 है, तो 2 का घात 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, 9 चौका कितना हो जाएगा 36 घंटा बाद जो है, 36 घंटा बाद क्या होगा जी, दोनों एक ही स्थान पे आकर के मिलेंगे। 36 घंटे बाद जो है दोनों क्या करेंगे, एक ही स्थान पे, यानी कि फिर से दोबारा यहाँ आकर के दोनों मिलेंगे जी। चलिए, तो ये रहा इस चैप्टर का जो है 1.1 आपका जो चैप्टर है, इसके जितने भी प्रश्न थे, उदाहरण थे, वो सब आज जो है कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को क्या कीजिएगा जी, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए तैयारी को अपने बेस्ट बनाते रहिए।